Hello students, in today's session we are going to discuss the remaining part of definite integration, जो कि few properties of definite integration that we are yet to discuss. Then we will discuss Newton-Leibniz rule and its application. Then inequalities, best situation, first principle of integration and limit of an infinite sum as a di. ठीक है, वैसे तो ये टाइप हम ऑलरेडी लिमिट के साथ थोड़ा एक्सपोजर ले चुके हैं, बट विल डिस्कस इट इन डिटेल. ठीक है, लेट्स जस्ट गो अहेड. फर्स्ट ऑफ ऑल, when we talk about definite integral value of a periodic function, अगर कोई फंक्शन है जिसका पीरियड t है, और पीरियोडिसिटी हम बहुत डिटेल में कवर किए हुए हैं. ठीक है, अब हो सकता है क्वेश्चन में पीरियड आपको आज इट इज़ गिवन ना हो, लेकिन ऐसा कोई फंक्शन गिवन है जो पीरियोडिक है, और क्योंकि हमने पीरियोडिसिटी ऑलरेडी कवर किया हुआ है तो आपको हर तरह के फंक्शन का, हर तरह के फंक्शनल इक्वेशन, बेस्ट पीरियड आपको निकालना आता है. राइट, वी हैव डन सफिशिएंट प्रैक्टिस. अगर उस चीज़ में क्लैरिटी नहीं है, गो थ्रू इट, क्योंकि हमें हर तरह के क्वेश्चन मिलेंगे. कुछ क्वेश्चन में डायरेक्टली पीरियड गिवन होगा, कुछ क्वेश्चन में पीरियड गिवन नहीं होगा, फंक्शन गिवन है, यू आर सपोज टू फाइंड इस पीरियड टू गो हेड विथ. ठीक है, तो वो सब चीज़ें क्लियर होना चाहिए. And once you are clear that the function is periodic having period as t, then in that case हमें ये तो क्लियर है कि कोई भी फंक्शन जो पीरियोडिक है, लेट्स सपोज कोई ऐसा फंक्शन है जिसका पीरियड 2 है, तो 0 से 2 के इंटरवल में जो भी पोर्शन ऑफ ग्राफ ऑकर करेगा वही चीज़ दोनों तरफ रिपीट होता हुआ ही हमें मिलेगा. सो 2 to 4 में भी वही चीज़ होगा, 4 to 6 में भी वही होगा, -2 से 0 में भी वही चीज़ होगा. राइट, एंड नॉट ओनली दैट कि जो 0 से t में है वो रिपीट हो रहा है. आप ऐसे भी सोच सकते हैं, अगर मैं कोई a से बिगिन करती हूँ एंड पीरियड 2 है, सो आई एम टेकिंग 2 लेंथ, सो इट इज a + 2. तो अगर आप सिर्फ इस पोर्शन को पिक करके रिपीट करें ना, तब भी यू विल बी एबल टू जनरेट द ग्राफ एज इट इज. सो सिंपली पीरियोडिक फंक्शन मीन्स अगर उसका पीरियड t है तो t लेंथ ऑफ द ग्राफ इज गोइंग टू रिकर, इज गोइंग टू रिपीट. दैट्स इट. चाहे वो उससे 0 से बिगिन करता हुआ टी लेंथ कवर करो या a से बिगिन करता हुआ टी लेंथ कवर करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है. इज दैट फाइन? अनदर थिंग, जब हम एरिया का भी डिस्कशन करें ना, कोई भी पीरियोडिक फंक्शन है, चाहे न्यूमेरिकल एरिया की बात कर रहे हैं या एरिया एज इट इज की बात कर रहे हैं, इट इज रिपीटिंग. आप देखो, जैसे मैं मॉड ऑफ साइन एक्स का ही ग्राफ ले लेती हूँ. ये है पीरियड, इसका पाई है, करेक्ट. तो अगर मैं 0 से पाई इंटीग्रल की बात करती हूँ तो हमें पता है न्यूमेरिकल एरिया ये देता है. राइट, तो इस एरिया का डिस्कशन हो रहा है. इसका जो वैल्यू आएगा ना बच्चे, अगर आप पाई लेंथ देखो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कितना हुआ, पाई, तो पाई लेंथ को आप कवर कर रहे हैं. तो वो पाई लेंथ, क्योंकि इस फंक्शन का पीरियड पाई है माइंडेड, और आप पाई लेंथ कवर कर रहे हैं, तो जो भी इसका आंसर आएगा, इसका आंसर हमने याद ही रखा हुआ है 2 आता है, लेकिन जो भी आंसर इसका आता है वही चीज़ अगर आप किसी भी a से बिगिन करते हो और एक पीरियड को कवर करते हो, दैट मीन्स a + t, इस केस में पाई है, a + पाई, irrespective of the value of a, this will still be the same answer जो यहाँ पे हमारे पास एक पीरियड के कॉरेस्पॉन्डिंग आया है, 0 से पाई. तो 0 से बिगिन किया, पाई लेंथ कवर किया, a से बिगिन करो, a + पाई तक जाओ. बस अगर आप एक पीरियड वाला जो लेंथ है उसे कवर कर रहे हो, तो वो जो वैल्यू आएगा डेफिनेट इंटीग्रल का, इट विल रिमेन द सेम इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ a. इज दैट फाइन? बस इन्हीं चीज़ों को हम आज प्रॉपर्टीज लिख रहे हैं और इन्हीं बातों को हम याद रखेंगे. याद रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी वंस यू अंडरस्टैंड देम. समझे? यहाँ अगर कोई फंक्शन है जिसका पीरियड t है, इन दैट केस f(x) dx 0 to t, मतलब एक पीरियड में, राइट, जो हमने लेंथ ऑफ इंटरवल लिया है वो सिंगल पीरियड की बात कर रहे हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. फाइन, दैट विल रिमेन सेम. आज अगर आप किसी भी पोजीशन, रैंडम पोजीशन से बिगिन करते हैं, लेकिन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज 1 पीरियड, t ही है, इन दैट केस इट विल रिमेन द सेम. क्लियर? सेकेंड थिंग, अगर हम f(x) dx 0 to nt की बात करते हैं, समझना, जैसे हमने अभी sin x का ही केस लिया था, और कोई भी रैंडम सा फंक्शन ले लो आप, पीरियड इसका हम t कंसिडर कर रहे हैं. ठीक, तो अगर आप 0 से 3t की बात करते हो तो क्या हम उसे लिख सकते हैं f(x) dx, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज n टाइम्स ऑफ t. हियर n कैन बी एनी इंटीजर, नॉर्मली वी राइट n टू बी नेचुरल नंबर, क्योंकि हम लोअर टू अपर, जैसे 0 से बिगिन हुआ है तो ऊपर वाला ऑटोमेटिकली वी कंसिडर इट टू बी अ पॉजिटिव क्वांटिटी, लेकिन यहाँ पे n भी एनी इंटीजर, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही केस में ये चीज़ वैलिड है. ठीक है, सो f(x) dx 0 से 3t, तो बस आप इतना सा चेक करो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या आया, 3t, तो कितनी बार t कवर हुआ है, 3 टाइम्स. सो दिस विल बी सेम आज
3 टाइम्स 1 पीरियड कॉरेस्पॉन्डिंग, क्योंकि जो चीज़ 0 से t में आया है वही t से 2t में आएगा और वही 2t से 3t में आएगा, करेक्ट, रिपीट ही होना है. सो यू कैन डायरेक्टली राइट 3 टाइम्स ऑफ 0 to t f of x dx. फाइन. सो f of x dx 0 to nt है, तो दैट इज n टाइम्स ऑफ f of x dx 0 to t. सेकेंड थिंग, अगर आप 0 से बिगिन करते हो nt तक जाते हो, मतलब n टाइम्स t इज कवर्ड, तो वो चाहे आप 0 से बिगिन करो या किसी a से बिगिन करते हुए nt आगे चले जाओ, मतलब a प्लस nt तक चले जाओ, स्टिल यू आर कवरिंग अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट से हमें nt लेंथ ही मिल रहा है, विच इज n टाइम्स 1 पीरियड. सो वी कैन स्टिल राइट दिस टू बी दिस. इज दैट फाइन? प्योरली कॉन्सेप्चुअल, पीरियोडिसिटी को हमने समझा है तो हम ऐसे ही इनका यूज ले सकते हैं. देन लास्ट थिंग, अगर हमारे पास mt to nt है, m and n are integers, minded they are not fractions. यहाँ पे भी n is an integer, ठीक है, m and n are integers. जरूरी नहीं कि दे हैव टू बी नेचुरल नंबर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, होल नंबर्स, ऐसा कुछ भी नहीं है. दे कैन इवन बी नेगेटिव इंटीजर्स, इट विल स्टिल रिमेन वैलिड, ठीक है. तो सेम वे बेटा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या आया, n माइनस m टाइम्स ऑफ t. दिस इज एन इंटीजर, इंटीजर टाइम्स t, मतलब इतनी बार t कवर हुआ है. सो कैन वी राइट n माइनस m टाइम्स ऑफ 0 to t. और हम उसे ऐसे भी कह सकते हैं कि ये mt से स्टार्ट ना हो के a प्लस mt से बिगिन हो, एंड जो इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वो एन टी माइनस एम टी तो आ रहा है, सेम आ रहा है, राइट. सो एन माइनस एम टाइम्स ए पीरियड इज कवर्ड, सो वी कैन इवन राइट दिस एज दिस. क्लियर? बस इतना सही है. डिफरेंट तरह से हमारे पास ये क्वेश्चंस आएंगे बेस्ड ऑन द लिमिट्स द वे दे विल बी गिवन, लेकिन अगर आपने इसे समझा है यू विल बी एबल टू क्विकली आंसर दोस. देखते हैं क्वेश्चंस. अब क्लियर कर देती हूँ, इस कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन में जितने चीज़ें हमने पीरियोडिसिटी में कवर किए हैं ना, वो सब यूज में आ सकते हैं. मैंने यहाँ पे वो सब क्वेश्चंस को नहीं लिया है क्योंकि पीरियोडिसिटी में हम ऑलरेडी उन्हें डिस्कस कर चुके हैं. पीरियड निकालने वाला टास्क बस वही आपके पास एक्स्ट्रा होगा. वंस यू आर एबल टू फाइंड द पीरियड, उसके बाद आप बहुत इजीली इन क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हो, ठीक है. सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ओनली द डेफिनाइट इंटीग्रल पार्ट, एज्यूमिंग दैट वी नो द पीरियड, ठीक है. अब फर्स्ट क्वेश्चन देखें. ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x प्लस 1 है, इंटीग्रल 1 to 10. हमें बिल्कुल क्लियर है कि 2x प्लस 1 का फ्रैक्शनल पार्ट, इफ़ यू विश टू सिंप्लीफाई यू कैन सिंप्लीफाई. हमने पढ़ा हुआ है कि कोई भी x है, x भी एनी रियल नंबर, प्लस और माइनस एन इंटीजर अगर है और हम इसका फ्रैक्शनल पार्ट फाइंड करते हैं, देन इट इज सेम एज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x. ये तो हम सबको पता है. तो अगर आप चाहो तो इसे आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, ठीक है. सेकेंड थिंग, ये फंक्शन पीरियोडिक है, पीरियड ऑफ इट है, जैसे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है तो उसका पीरियड 1 होता है, और x की जगह पे ax प्लस b आता है तो पीरियड इज 1 बाई मॉड a. कोएफिशिएंट ऑफ x का जो मॉड्यूलस वैल्यू है उससे डिवीजन हो जाता है. तो इस फंक्शन का पीरियड हाफ है. अब आप देखें, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ऑलवेज लाइक दैट फॉर एवरी पीरियोडिक फंक्शन. क्या आ गया? 9. 9 में एक पीरियड मतलब ये लेंथ कितनी बार कवर हो रहा है, डिवाइड कर दें 18 टाइम्स. So can I write this question to be 18 times 1 period? 1 period मतलब हाफ लेंथ. वो आप जहाँ से मर्जी वहाँ से बिगिन कर सकते हैं, बट हम प्रीफर करेंगे स्मॉलर वैल्यूज़ के साथ, तो हम 0 से ही लेना प्रीफर करते हैं. तो हाफ एंड दिस इज, हमने ऑलरेडी इसे सिंप्लीफाई कर दिया है तो डायरेक्टली लिख देते हैं लाइक दिस. अब 0 से हाफ के इंटरवल में जो 2x है वो 0 से 1 में लाई करता है, एंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ any number is that number minus its integral part, and ये 0 से 1 के बीच में है, so this value is 0, so we are left with 2x dx 0 to half. अब इंटीग्रेट कर लेते हैं. this is x square by 2, 2 कैंसिल हो गया, 0 to आंसर इज 9 by 2 डायरेक्ट. नेक्स्ट बेटा, मॉड ऑफ cos x, हमें पता है इट इज पीरियोडिक हैविंग पीरियड एज पाई. सिर्फ ये देख लेते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 17 पाई बाई 6 माइनस ऑफ माइनस पाई बाई 6, 18 पाई बाई 6 विच इज 3 पाई. एंड इस फंक्शन का पीरियड पाई है, मतलब 3 पीरियड्स आर कवर्ड इन द इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन. सो वी विल राइट मॉड ऑफ cos x एंड 3 टाइम्स 1 पीरियड, 0 से पाई लिख लेते हैं, या माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 लिख सकते हो, हाउ एवर दैट यू प्रेफर, ठीक है. अब cos x sin x इन फंक्शंस के लिए तो हमने फर्स्ट क्लास में ही याद रख लिया था, तो
आप डायरेक्टली यूज में लें, अदरवाइज इंटीग्रेट करना तो आता ही है। बच्चा जो cos x का ग्राफ होता है वो यहाँ नीचे की ओर जाता है। मॉड cos x की जब हम बात करेंगे तो ये हो गया, राइट। और हमें एक पीरियड में हमें उसका इंटीग्रल चाहिए, तो एक पीरियड आप यहाँ से यहाँ ले लो ना, cos के केस में, मॉड cos x के केस में। तो 0 से पाई भी अगर लेना चाहें, नथिंग रॉन्ग, ये और हमने याद रखा हुआ ये एरिया 1 स्क्वायर यूनिट होता है, ये 1 होता है, तो ओवरऑल इट इज़ 2। अगर आप ये पोर्शन भी लेना चाहो देन ऑल्सो इट इज़ 2, ठीक। सो इट इज़ 3 × 2 एंड द आंसर इज 6, ठीक है। इन केस अगर आप इस तरह से एनालाइज करके ग्राफिकल फॉर्म में नहीं करना चाहते हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मॉड cos x को सिंप्लीफाई करना होगा, मॉड से बाहर आना होगा, और उसके लिए 0 से π/2 के इंटरवल में मॉड cos x विल बिकम cos x, एंड π/2 से पाई के इंटरवल में cos x नेगेटिव है तो मॉड cos x विल बी माइनस ऑफ cos x। सो π/2 टू पाई, दिस इज cos x dx। अब आप इसे इंटीग्रेट करके कंप्लीट कर लें, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, 2 पावर x अपॉन 2 पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ये नॉन पीरियोडिक है, ये नॉन पीरियोडिक है, लेकिन हम अगर इसे इंटीग्रेट करना चाहें, हमें दिख रहा है कि 2 के पावर में न्यूमरेटर में कुछ है, डिनोमिनेटर में कुछ है, तो सबसे पहला काम आप यही तो करोगे, यू विल टेंड टू सिंप्लीफाई। द मोमेंट यू राइट इट लाइक दिस, अब आपको क्लियर हो जाता है इट इज, ठीक। और ये फंक्शन पीरियोडिक होता है, पीरियड इज 1। अब आप देखें जो हमारे पास इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन है वो है 5 - 1.5, लेंथ ऑफ द इंटरवल, सो इट इज 3.5, करेक्ट। इस केस में पीरियड 1 है, वेयर इज द लेंथ ऑफ द इंटरवल इज 3.5, वो एग्जैक्ट मल्टीपल ऑफ पीरियड तो नहीं है। अब इसे किस तरह से हैंडल करेंगे, यहाँ पे देखना, क्या मैं 3.5 को इस तरह से ट्रीट कर सकती हूँ आज, जैसे ये फंक्शन है मेरे पास, कैन आई राइट दिस टू बी 0.5 तक मैं कवर कर लेती हूँ, मतलब 0 से बिगिन कर रही हूँ, 0.5 इसको मैं सेपरेटली कवर करूँगी क्योंकि मेरे पास 0.5 लेंथ एक्स्ट्रा है, एंड 0.5 टू 3.5 में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, राइट। इसमें जो लेंथ ऑफ इंटरवल है वो 3 यूनिट है, इसका मतलब 3 टाइम्स ए पीरियड, सो 0 to 1 एंड 2 पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ dx। सेकेंड वाले को तो हम ये लिख सकते हैं, एंड 0 से 1 के इंटरवल में जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होता है वो x ही होता है, क्योंकि ये तो बन जाता है 0। तो ये वाला पार्ट पहले हम कंप्लीट कर लेते हैं। कैन वी राइट दिस टू बी 3 टाइम्स ऑफ इंटीग्रल दिस, एंड दिस इज 3 2 पावर x अपॉन ln2 लिमिट 0 to 1। अप्लाई कर दें, काम खत्म हो गया सेकेंड पार्ट। अब इस पार्ट पे आप आ जाएं, 0 से 0.5 और 0 से हाफ लिख दो आप। सो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 0 से हाफ के इंटरवल में ये फिर से 0 ही होगा, तो ये 2 पावर x ही रहेगा, फाइन। 0 to हाफ, नाउ दिस इज 2 पावर x अपॉन ln2, बस लिमिट अप्लाई कर दें और दोनों को ऐड कर दें। तो कई बार हमें ऐसे भी क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें जो इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन है वो एग्जैक्ट मल्टीपल ऑफ पीरियड नहीं है। इन दैट केस वो जो एक्स्ट्रा पार्ट है ना, लेंथ ऑफ इंटरवल, लेंथ ऑफ इंटीग्रेशन में, उसे आप पहले ही हैंडल कर लें, उसके बाद मल्टीपल ऑफ पीरियड जो भी है उसे आप सेपरेटली हैंडल कर लें, दोनों को कंबाइन करते हुए कंप्लीट आंसर दे दें, फाइन। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन, इट इज मॉड साइन एक्स dx। हमें पता है मॉड साइन एक्स इज पीरियोडिक, पीरियड इज पाई। 0 to n pi plus v हमारा इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन है, एंड n इज अ नेचुरल नंबर, क्वेश्चन सेज, लेकिन जो v है वो 0 से पाई में लाई करता है। अब देखते हैं जो लेंथ ऑफ इंटरवल है वो क्या है, n pi plus v माइनस 0, राइट। और इस फंक्शन का पीरियड पाई है, तो ये एग्जैक्ट मल्टीपल ऑफ पाई तो नहीं है, इसमें ये पार्ट है जो एक्स्ट्रा है, तो हम इमीडिएटली इसे 0 to v जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसे पहले ही हैंडल कर लेना, ठीक है। और जो पीरियोडिक सेक्शन है उसे आप किसी भी इंटरवल के फॉर्म में स्टार्टिंग पॉइंट कुछ भी लिखोगे ना तो उसको फर्क ही नहीं पड़ने वाला है, तो इसीलिए हम इसे बाद में सेकंड पार्ट की तरह हैंडल करते हैं। एंड मॉड साइन एक्स इंटीग्रल, फाइन। अब खत्म हो गई बात। 0 से v 0 से पाई के इंटरवल में लाई करता कोई वैल्यू है, और इस पर्टिकुलर इंटरवल में साइन एक्स मतलब फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट v चाहे कहीं पे भी लाई करे तो साइन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, सो वी कैन राइट इट एज साइन एक्स dx 0 to v, एंड ये लेंथ ऑफ इंटरवल n पाई है तो n टाइम्स 1 पीरियड, डन।
एंड 0 से पाई के इंटरवल में ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो इसे हम डायरेक्टली साइन एक्स लिखेंगे। अब बचा साइन एक्स डी एक्स माइनस कॉस एक्स 0 टू वी, एंड साइन एक्स 0 से पाई में तो याद ही रखा हुआ है 2 आता है, सो इट इज़ 2n। सो आवर कंप्लीट आंसर इज माइनस कॉस वी माइनस ऑफ माइनस कॉस 0 दैट इज 1 प्लस 2n, so it is 2n plus 1 minus cos v। Fine, next beta, if mod sin x dx a to b is 8 and mod cos x dx 0 to a plus b is 9, then a plus 2b is what? मतलब हमें a and d के वैल्यूज को ही फाइंड करना है। क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है इन द सेंस इसमें जो लिमिट्स है वो अननोन है और उन्हीं को ही हमें सॉल्व करना है, ठीक है। अदरवाइज तो ये जो इंटीग्रेंड है बहुत ईजी टू हैंडल है। अब यहाँ पे आप वैल्यूज देखना 8 है और हमें ये क्लियर है कि जो मॉड साइन एक्स होता है वो एक पीरियड में हमें 2 स्क्वायर यूनिट एरिया देता है। मतलब जो डेफिनेट इंटीग्रल का वैल्यू है, क्योंकि एरिया तो ऊपर की ओर ही बन रहा है, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द एरिया इज द डेफिनेट इंटीग्रल, तो डेफिनेट इंटीग्रल एक पीरियड में दैट गिव्स अस 2 और यहाँ पे 8 है। तो क्या यहाँ पे क्लियरली ये कहा जा सकता है कि जो लेंथ ऑफ इंटरवल है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वो एग्जैक्ट 4 टाइम्स एक पीरियड को कवर कर रहा है, राइट, 4 टाइम्स पीरियड। सो दिस इज 4 पाई, परफेक्ट, क्योंकि इस फंक्शन का पीरियड पाई है और पाई में ही वो 2 स्क्वायर यूनिट एरिया देता है। 8 है मतलब 4 टाइम्स है, ठीक, 4 पाई। और हमारे पास ए एंड बी 2 अननोन है, तो डेफिनेटली 2 इक्वेशन की तो जरूरत है हमें, एक इक्वेशन हमें मिल चुका है। अब सेकेंड वाले को देखें, 0 से बिगिन हुआ है हमारा इंटरवल, तो क्या मॉड कॉस एक्स का ग्राफ कुछ इस तरह से है और हमें ये पता है कि ये 1 स्क्वायर यूनिट एरिया देता है और ये 9 है। व्हाट डज इट मीन कि, और ये बहुत क्लियर है कि 0 टू पाई बाई 2, पाई बाई 2 टू पाई, पाई टू 3 पाई बाई 2, ये सब 1 स्क्वायर यूनिट वाले एरिया ही होते हैं। तो अगर एग्जैक्ट 9 स्क्वायर यूनिट कवर कर रहा है, कैन वी से 0 से लेके a प्लस बी तक जा रहा है, सो जो अपर लिमिट होगा वो एग्जैक्ट 9 टाइम्स पाई बाई 2 को कवर करेगा। फाइन, ओवर 2 अननोन 2 इक्वेशंस, ऐड कर दो दोनों को, 2b का वैल्यू आ जाएगा, वही चाहिए, b का वैल्यू दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट करते हो, आप a को कैलकुलेट कर लो, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, ये कुछ पॉइंट्स जो आप आज इट इज याद रख लें, क्वेश्चंस में जब कभी भी इनका प्रेजेंस आपको मिले तो आप डायरेक्टली इनका यूज लें, ठीक है। वी आर गोइंग टू प्रूव देम, बट याद जरूर रखना है। इफ एफ ऑफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन देन एफ ऑफ एक्स डी एक्स ए टू एक्स, ए चाहे 0 है, नॉन जीरो वैल्यू है, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट, इट विल बी इवन, ठीक है। प्रूफ करेंगे अभी, पहले देखो, इफ एफ ऑफ एक्स इज एन इवन फंक्शन देन इन दैट केस एफ ऑफ एक्स डी एक्स ए टू एक्स हमेशा ऑड नहीं होगा। ऑड ये तभी होगा जब ये वैल्यू 0 हो, ठीक है। नेक्स्ट, अगर एफ ऑफ एक्स कोई ऑड फंक्शन है एंड एट द सेम टाइम पीरियोडिक भी है, आप बता सकते हैं कोई ऐसा फंक्शन जो ऑड है एंड पीरियोडिक है, साइन एक्स है, टैन एक्स है, बहुत सारे इस तरह से हम एग्जाम्पल दे सकते हैं। इनमें से आप कोई को भी दिमाग में रख लें और देखें द स्टेटमेंट दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, ऑड पीरियोडिक फंक्शन हैविंग पीरियड एज t, देन एफ ऑफ एक्स डी एक्स 0 टू t इज 0। चेक करके देखते हैं। साइन एक्स, अभी मैं एग्जाम्पल से आपको बता रही हूँ, वी आर गोइंग टू प्रूव इट इन जनरल, ठीक है। इसका पीरियड कितना होता है साइन एक्स का, 2 पाई, करेक्ट। अगर आप देखें इसका डेफिनेट इंटीग्रल का वैल्यू, इज इट 0? यस। यहाँ पे मैं एक बात बिल्कुल क्लियर कर देती हूँ कि ऑड पीरियोडिक फंक्शन के लिए ये हमेशा वैलिड है, डज नॉट मीन कि इवन पीरियोडिक फंक्शन के लिए वैलिड नहीं हो सकता। कुछ इवन फंक्शन भी ऐसे होंगे जिनके लिए वैलिड होगा, कुछ के लिए नहीं होगा, लेकिन हर एक ऑड पीरियोडिक फंक्शन के लिए ये होगा ही होगा। वी आर टॉकिंग अबाउट दोज थिंग्स व्हिच विल होल्ड ट्रू ऑलवेज फॉर दोज काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब अगर हम इन्हें आज क्वेश्चन डिस्कस करना चाहें, एफ ऑफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन, व्हाट डज इट मीन? एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स, और हमें चेक करना है ये इवन है या ऑड है, एज्यूमिंग हमें नहीं पता। तो उस केस में वी आर गोइंग टू बिगिन विथ let this function be a to x f of x dx। फाइन, अब इवन या ऑड है उसका डिस्कशन हम किस तरह से करते हैं, g ऑफ माइनस एक्स लेते हुए। और हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जब आप x को यहाँ पे चेंज करते हो तो सिर्फ लिमिट में जो x है वही इफेक्ट होंगे, इंटीग्रांड में नहीं, क्योंकि इंटीग्रांड में जो वेरिएबल है वो डमी है, वो एग्जैक्ट वो x नहीं है जिसके रेस्पेक्ट में ये फंक्शन क्रिएट हुआ है।
ठीक है। तो आपने सिर्फ और सिर्फ इस लिमिट में ही उसे चेंज करना है और कहीं नहीं, ठीक है। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न है तो इस नाम को आप बदल दें पहले ही, अगर आपको कन्फ्यूजिंग लग रहा है तो, अदरवाइज ऐसे ही रहने दें, ठीक है। अब हमें इन दोनों को कंपेयर करके देखना है। अगर g ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स आ रहा है इररेस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ ए, इन दैट द केस द फंक्शन विल बी इवन। अगर g ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ जी ऑफ एक्स आ रहा है देन द फंक्शन इज ऑड, सिंपल। तो कंपेयर करने के लिए हमारे पास लिमिट तो सेम होना चाहिए एटलीस्ट, ठीक। सबसे पहला रिक्वायरमेंट वही है, तभी हम दो इंटीग्रेशन को कंपेयर कर पाएंगे विदाउट टेकिंग द वैल्यू, क्योंकि हमारे पास f तो है नहीं कि हम उसका वैल्यू निकाल पाएं। तो अगर बिगर वैल्यू निकाले हमें कंपेयर करना है तो सबसे पहला रिक्वायरमेंट लिमिट को सेम करो। सो यहाँ माइनस एक्स है, यहाँ a है, तो जो वेरिएबल है सबसे पहले उस पर टेंशन दो, x है और माइनस एक्स है। सो आई एम गोइंग टू टेक सब्स्टिट्यूशन हियर, t इज माइनस q, ताकि जो अपर लिमिट है वो x बन जाए। फाइन, नाउ लुक एट बेटा, can I write this to be equal to f of minus u minus du, limits for the new variable minus a to x, right? And since it is an odd function, f of minus u is minus of f of u, so यहाँ पे पहले से ही एक माइनस है, so can I just write it as minus a to x f of u du, done। अब बच्चा मैं इसे ऐसे भी तो लिख सकती हूँ, माइनस ए टू ए एफ ऑफ यू डी यू, क्योंकि मुझे उसके साथ उसे कंपेयर करना है, तो ए टू एक्स एफ ऑफ यू डी यू लिखा जा सकता है, राइट। और किसी भी ऑड फंक्शन के लिए हमें ये तो पता है, सिमेट्रिसिटी में हमने डिस्कस किया ना कि माइनस ए से ए के इंटरवल में ऑड फंक्शन का जो इंटीग्रल आता है दैट इज 0, तो ये हो गया 0। वी एंडेड अप गेटिंग g of minus x is equal to g of x, name of the variable is dummy, ठीक है। सो u है, x है, t है, कोई फर्क हमें नहीं पड़ता, a to x है, integrand is the same, so g of minus x is g of x irrespective of the value of a, so this is an even function, clear। अब इसी तरह से देखें, अगर f of x एक even function है, मतलब f of minus x is equal to f of x है, और हमें इसका नेचर चेक करना है, तो let g of x be a to x f of x dx, g of minus x के साथ कंपेयर करना है, सो इट इज़ a to minus x। अब इन दोनों को कंपेयर करने के लिए हमें माइनस एक्स की जगह पे x चाहिए, तो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन लेंगे, x इक्वल टू माइनस टी, उससे ये होगा f of माइनस टी माइनस डी टी एंड लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन माइनस a to x। फाइन, अब क्योंकि ये एक इवन फंक्शन है तो f of माइनस टी इज f of t, तो क्या मैं इसे लिख सकती हूँ एज माइनस ऑफ माइनस a to x f of t dt, परफेक्ट। अब क्योंकि हमें a to x के साथ कंपेयर करना है, सो आई राइट माइनस a to a, एंड यहाँ माइनस साइन है तो आप इसे इस तरह से ब्रैकेट के बाहर रख दें, एंड a to x। फाइन, दिस इज f of t dt। अब बच्चा ये बताएं, अगर हमें इसको g ऑफ माइनस एक्स को g ऑफ एक्स के साथ कंपेयर करना है, और g ऑफ एक्स ये है, ये वाला पार्ट है, मैं इसे g ऑफ एक्स ही लिख देती हूँ, ठीक। और ब्रैकेट को यहाँ पे मैं ओपन कर देती हूँ, और f क्योंकि एक इवन फंक्शन है, सो आई कैन इवन राइट दिस एज 2 टाइम्स ऑफ 0 to a f of t dt, और ब्रैकेट को ओपन कर रहे हैं तो यहाँ पे भी माइनस आ गया बेटा, राइट। अब अगर हम इन दोनों को कंपेयर करने की बात करते हैं तो इसका वैल्यू हमें चाहिए, अगर ये वैल्यू 0 है, क्योंकि ये कोई कांस्टेंट ही तो होगा, ए सम कांस्टेंट वैल्यू, अगर इसका वैल्यू 0 है, इन दैट केस g ऑफ माइनस एक्स विल बी माइनस ऑफ g ऑफ x, ठीक। एंड g ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ g ऑफ x मीन्स g ऑफ x इज एन ऑड फंक्शन। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट देखें, अगर f ऑफ x कोई इवन फंक्शन है, a to x इंटीग्रेट आप कर रहे हैं, देन दैट विल बी ऑड, g ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ g ऑफ x ओनली व्हेन दिस वैल्यू इज 0। इज दैट फाइन? इजीली याद रखा जा सकता है, और याद रखने के लिए अगर आप एग्जाम्पल के बेस पे चीज़ों को करें ना तो बहुत इजीली याद रह जाएगा। जैसे आप समझे किसी स्टेटमेंट को, एक एग्जाम्पल के फॉर्म में उसे आप यहाँ पे रखें, ठीक। नेक्स्ट, इफ f ऑफ x इज एन ऑड पीरियोडिक फंक्शन हैविंग पीरियड एज t, देन, अब ये भी हमने डिस्कस किया, f of x dx 0 to t विल बी 0। ऐसा क्यों? f of x dx 0 to t, अब ऑड एंड इवन का डिस्कशन मतलब माइनस ए से ए का डिस्कशन होना चाहिए, जरूरी है ना। और हमने ये भी देखा कि कोई भी फंक्शन जो पीरियोडिक है
उसे आप एक पीरियड में इंटीग्रेट करोगे तो सेम ही वैल्यू हमें देगा. सो कैन आई जस्ट राइट दिस टू बी माइनस टी बाई टू टू टी बाई टू, कोई फर्क नहीं पड़ता. पीरियोडिक फंक्शन है, एक पीरियड बस कवर होना चाहिए. 0 से t है तो लेंथ ऑफ इंटरवल t है, यहाँ पे भी लेंथ ऑफ इंटरवल t है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. और f क्योंकि एक ऑड फंक्शन है और हमें ऑलरेडी पता है किसी भी ऑड फंक्शन के लिए माइनस a से a का जो इंटीग्रल आता है वो 0 आता है. फाइन. नेक्स्ट बेटा, न्यूटन लिबनिज रूल. इन्होंने जो रूल दिया पहले हम उसे एक्सप्लोर करते हैं, उसे समझते हैं. उसके बाद विल सी ऑल व्हाट वेरिएशन ऑफ दिस रूल इज पॉसिबल एंड इन व्हाट वे दैट वी कैन यूज देम. देखिए सबसे पहले तो जो डेफिनाइट इंटीग्रल है वो इन टर्म्स ऑफ, जो उसकी लिमिट है इन टर्म्स ऑफ x है एंड यू आर डिफरेंशिएटिंग इट इन टर्म्स ऑफ दैट वेरिएबल. लिमिट में जो वेरिएबल इन्वॉल्व है उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है. इन दैट केस डिफरेंशिएशन ऑफ द अपर लिमिट इनटू इंटीग्रांड में, इसे हम इंटीग्रांड कहते हैं ना, इसमें वेरिएबल की जगह पे अपर लिमिट माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ द लोअर लिमिट इनटू वेरिएबल की जगह पे द लोअर लिमिट. ठीक है, और ये चीज़ हम लिमिट चैप्टर के साथ ऑलरेडी डिस्कस कर भी चुके हैं. लेकिन फिर से आप देखें, अगर आपको e पावर एक्स स्क्वेयर, ये नॉन इंटीग्रेबल फंक्शन है ना, और लिमिट है x प्लस 1 एक्स क्यूब एंड वी आर रिक्वायर्ड टू डिफरेंशिएट, तो डिफरेंशिएट द अपर लिमिट इन प्लेस ऑफ द वेरिएबल इन द इंटीग्रांड. इसमें x की जगह पे एक्स क्यूब, सो एक्स क्यूब का स्क्वायर x पावर 6 माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ द लोअर लिमिट इन प्लेस ऑफ द वेरिएबल इन द फंक्शन. सिंपल. ठीक है, और न्यूटन लिबनिज रूल को यूज करते हुए क्वेश्चन हमने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में किया, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग सेक्शन में, मैक्सिमा मिनिमा फाइंडिंग सेक्शन में, तो हर जगह इसका यूज तो आता ही है. ठीक, बट मेनली अगर हम बात करें तो लिमिट बेस्ड क्वेश्चंस हमारे सामने आएंगे. एंड सेकंड कैटेगरी इज फंक्शनल इक्वेशन व्हिच इन्वॉल्व्स द फंक्शन एफ ऑफ एक्स एंड डेफिनेट इंटीग्रेशन भी उसमें होगा जिसमें फिर से एफ ऑफ एक्स का प्रेजेंस होगा. उसमें भी फर्दर दो कैटेगरी बन जाते हैं. वो जो डेफिनेट इंटीग्रल है उसमें लिमिट कॉन्स्टेंट्स होते हैं और दूसरे में लिमिट्स वेरिएबल होते हैं. दोनों के स्टाइल ऑफ डीलिंग अलग अलग होती हैं. वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चंस, बट बिफोर दैट लुक एट फ्यू थिंग्स. अगर हमें कहा गया एफ ऑफ एक्स डी एक्स ए टू बी, हमें डिफ्रेंशिएट करना है इसे, what will be the result, how are you going to differentiate it. So समझें, इस x को देखते हुए परेशान नहीं होना है कि we are going to differentiate with respect to x, तो क्या होगा, ये जो वेरिएबल है ये डमी है. ठीक है, तो इस x का इस x से कोई लेना देना नहीं है. फाइनली जो लिमिट में चीज़ें होती हैं वो उस डमी वेरिएबल की जगह पे रिप्लेस हो जाती हैं. ठीक है, क्योंकि x के ही वो लिमिट्स है ना, x के लिए है. तो जब आप इसे इंटीग्रेट करेंगे जो कुछ भी आएगा इन टर्म्स ऑफ x आएगा. x की जगह पे आप अपर लिमिट पुट करेंगे, राइट, पूरे में जो भी इंटीग्रल आपका बना है, माइनस फिर आप लोअर लिमिट को पुट करेंगे, तो बच्चा दोनों तो कांस्टेंट है, कहीं x का प्रेजेंस तो अब बचा ही नहीं. तो जब कांस्टेंट माइनस कांस्टेंट करेंगे तो कोई कांस्टेंट ही तो क्रिएट होगा एंड डिफरेंशिएशन ऑफ ए कांस्टेंट इज 0. तो कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं, चाहे कितना भी लंबा चौड़ा यहाँ पे आपको फंक्शन दे दिया गया तब भी आपको सोचना नहीं है ये कुछ भी है यहाँ पे. लेट्स टेक x ln x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एनीथिंग फॉर दैट मैटर. ठीक, और लिमिट है 1 to 2 और आपको इसे डिफरेंशिएट करना है, तो स्ट्रेट अवे आंसर इज 0 बिकॉज इट इज ए कांस्टेंट. फाइन. सेकंड, अगर हमारे पास जो इंटीग्रेशन है वो इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू t परफॉर्म हो रहा है, इंटीग्रेटिंग वेरिएबल t है, लेकिन हमारे इंटीग्रांड के पास x भी है और t भी है. ध्यान से समझना, तो t वाला पार्ट तो इंटीग्रेट होगा और t के जगह पे ये कांस्टेंट्स रिप्लेस हो जाएंगे. तो क्या इसमें जो कुछ भी होगा इन टर्म्स ऑफ x वो इंटीग्रेशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा क्योंकि इंटीग्रेशन t वेरिएबल के लिए है, राइट. एंड बाद में जो हम डिफरेंशिएशन परफॉर्म कर रहे हैं वो x वेरिएबल के लिए है. तो जब दो प्रोसेसेस परफॉर्म किया जाता है तो कोई ना कोई ऑर्डर तो फॉलो किया जाएगा, राइट. तो यहाँ पे जिस तरह से क्वेश्चन लिखा हुआ है वो ये है कि इंटीग्रेशन फर्स्ट एंड देन डिफरेंशिएशन उसके बाद. तो जब दो प्रोसेसेस है और दोनों का टारगेट एरिया अलग अलग है, इंटीग्रेशन t वेरिएबल को हैंडल कर रहा है और डिफरेंशिएशन x वेरिएबल को हैंडल कर रहा है और दोनों इंडिपेंडेंट ऑफ वन एंड अदर है, इन दैट केस किस ऑपरेशन को आप पहले परफॉर्म करते हैं ये आंसर को इफेक्ट नहीं करता है. तो यहाँ पे आपको इमीडिएटली आप कहेंगे कि डिफरेंशिएशन आप पहले करना चाहेंगे, तो a to b, एंड क्योंकि x एंड t दो वेरिएबल है कोई कंफ्यूजन ना हो इसीलिए विल राइट पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ f विथ रिस्पेक्ट टू x
एंड ये डिफ्रेंशिएट होके जो कुछ भी आएगा सिंपलर ही रहेगा डेफिनेटली। अब हम उसे इंटीग्रेट कर देंगे एंड लिमिट a to b अप्लाई कर देंगे, इट विल बी द सेम रिजल्ट। क्लियर? नेक्स्ट फाइनल फॉर्म, सबका मिक्सचर है ये। देखिए x एंड t दोनों वेरिएबल है, इंटीग्रेशन t वेरिएबल को हैंडल कर रहा है, लेकिन वो जो t वेरिएबल के फॉर्म में इंटीग्रल आएगा उसके जगह पे जो वैल्यूज रिप्लेस होंगे, लोअर लिमिट अपर लिमिट जो भी है, वो इन टर्म्स ऑफ x है। तो इंटीग्रेट होने के बाद कुछ नए x क्रिएट होंगे और पहले से ही उस फंक्शन के पास कुछ x एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। एंड हमें डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो मैं इसे विथ एन एग्जाम्पल बताऊंगी ताकि आपके लिए याद रखना इजी हो जाए, अदरवाइज इट विल बी वेरी डिफिकल्ट वर्क टू रिमेंबर दिस। ठीक, यहाँ पे देखना, अगर मेरे पास x sin t dt, मैं इंटेंशनली बहुत सिंपल सा ही फंक्शन ले रही हूँ। देखें यहाँ x स्क्वायर, हमें इसे डिफरेंशिएट करना है। तो बच्चा जो पहले से ही x है वो तो अनडिस्टर्ब्ड रहेगा, तो मैं इसे इस तरह से मूव कर देती हूँ, x टू एक्स स्क्वायर साइन टी डी टी। वैसे तो हमें इसे इंटीग्रेट करना भी आता है, आप इंटीग्रेट करके डिफरेंशिएट कर सकते हो, लेकिन हर बार हमें इंटीग्रेबल फंक्शन तो दिया ही नहीं जाएगा। तो इन दैट केस आपको जनरल स्टाइल ऑफ वर्किंग आना चाहिए। अब क्या प्रोडक्ट रूल से ये डिफरेंशिएट होगा? डिफरेंशिएट द फर्स्ट, सो differentiation of this, I'm not differentiating, I am only trying to show you कि how it is going to work। यहाँ पे जो कोई भी फंक्शन है x है तो differentiation of this multiply with the second, ठीक है, then differentiate the second multiply with the first। तो बच्चा जब second का differentiation होगा तो वो न्यूटन लिबनिज फॉर्मूला जो अभी अभी हमने पढ़ा उसी के हेल्प से होगा। ठीक, differentiation of the upper limit in place of the variable in the integrand। तो मैं इसे एज इट इज लिख देती हूँ, एक्स स्क्वायर साइन टी, ठीक है। अब अगर मैं इसे जनरलाइज्ड फॉर्म में लिखूँ इन टर्म्स ऑफ जी एच एंड एफ, तो समझना जो पहले से ही एक्स है मुझे सबसे पहले उसे हैंडल करना है, और ये प्रोडक्ट रूल से हैंडल होगा क्योंकि दो तरह के यहाँ पे एक्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो पहले से है और जो बाद में क्रिएट हो रहे हैं। तो पहले से ही जो x है उन्हें हैंडल करने के लिए आई एम गोइंग टू डिफरेंशिएट दोज x वाला पार्ट, ठीक है। तो क्या मैं इसे लिख सकती हूँ, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ, राइट, डिफरेंशिएट हो गया x वाला पार्ट एंड द सेकेंड एज इट इज, मतलब इंटीग्रेशन वाला पार्ट एज इट इज, डन, प्लस जो x पहले से है वो अब अनटच्ड रहेगा, देखो ये एज इट इज, एंड डिफरेंशिएट t वाले पार्ट इंटीग्रेट होने के बाद जो नए x क्रिएट हुए हैं। सो कैन आई राइट दिस टू बी डिफरेंशिएशन ऑफ द अपर लिमिट व्हिच इज h डैश x, अपर लिमिट इन प्लेस ऑफ द वेरिएबल इन द इंटीग्रेशन, एंड इंटीग्रेशन का वेरिएबल t है, तो t जहां जहां भी दिखे, x नहीं, जहां जहां भी t का प्रेजेंस दिखे उसकी जगह पे आप क्या रिप्लेस करेंगे, h of x, minus differentiation of the lower limit in place of the variable in the integrand, ठीक, so it is g of x। इतना लंबा सा रिजल्ट देख के परेशान नहीं होना, अगर आपने समझा है तो ये याद रखना बहुत सिंपल वर्क है, ठीक है। वैसे क्लियर कर देती हूँ, इस पे आज तक में कभी कोई क्वेश्चन तो आया नहीं है, जो कुछ भी आया है वो इस तरह से है कि वो इमीडिएटली आप उसे बाहर लेके जा सकते हैं इंटीग्रेशन प्रोसेस से, जैसे हमने यहाँ पे लिया, और आप उसे प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको याद नहीं भी रख पाते हैं फॉर सम रीजन, तब भी ये हमारे क्वेश्चंस को तो इफेक्ट करने वाला नहीं है, तो इसीलिए वरी करने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन जो लिमिट वाले सेक्शन में हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, एंड मोस्टली यहाँ पे जो क्वेश्चन दिए जाते हैं वो नॉन इंटीग्रेबल ही होते हैं। बच्चा यहाँ dt है, ठीक है, या तो नॉन इंटीग्रेबल होते हैं या टाइम कंज्यूमिंग होता है इन टर्म्स ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हुआ 0 to x, एंड वी हैव 48 एंड x पावर 4, x टेंस टू 0, x की जगह 0 पुट करेंगे तो 0 to 0, तो न्यूमरेटर इज अप्रोचिंग 0, डिनोमिनेटर इज अप्रोचिंग 0, इमीडिएटली एल हॉस्पिटल रूल। So 48 as it is, differentiation of the upper limit in place of the variable in the integrand, lower limit 0 है तो माइनस 0 ही आ जाएगा। डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन है 4x3, ये हुआ कैंसिल, इनडिटर्मिनेट फॉर्म खत्म हो गया, x की जगह पे 0 रखते और आंसर लिखते which is 12, ठीक है। नेक्स्ट बेटा,
अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं फंक्शनल इक्वेशन को इन्वॉल्व करता हुआ। देखें एफ का प्रेजेंस है, इंटीग्रेशन के अंदर भी एफ का प्रेजेंस है, और जो लिमिट है उसमें वेरिएबल का प्रेजेंस है। सो कैटेगरी 1 इन्वॉल्विंग फंक्शनल इक्वेशन। तो इन सिचुएशन में सबसे पहला काम आप करें, लोअर लिमिट एक कांस्टेंट है, तो अगर अपर लिमिट 3 हो तो इन दैट केस हमें कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल पाएगा, इनिशियल इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले उसी इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो इसमें इफ आई रिप्लेस x by 3, in that case I get f of 3 to 3 इंटीग्रल 0, राइट हैंड साइड में 3 + 1 4 का स्क्वायर रूट, ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ f इंटीग्रेशन में है, यहाँ बाहर है, तो सबसे पहले हमें इसे डिफरेंशिएट करना होगा ताकि f को हम इंटीग्रेशन से बाहर निकाल पाएँ। सो व्हेन वी डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, f dash x, here न्यूटन-लिबनिज़ रूल, डिफरेंशिएशन ऑफ द अपर लिमिट इन प्लेस ऑफ द वेरिएबल। लोअर लिमिट एक कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 आएगा, सो दैट इज ओवरऑल 0, और ये आ गया 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ x + 1, डन। अब बच्चा ये तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन बन गया। तो अगर डिफरेंशियल इक्वेशन किया हुआ है, यू विल बी एबल टू डू इट, अदरवाइज लीव इट फॉर द टाइमिंग, वी आर एनीवे गोइंग टू डू डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, 2-3 क्लास में वो आ ही जाना है। तो देखिए प्रोसेस ऑफ आंसरिंग, dy/dx y/x 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ x + 1। इसे आप एग्जैक्ट फॉर्म से भी कर सकते हैं और इसे आप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में भी हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, हम लीनियर से ही करते हैं। तो यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर विल बी e पावर 1/x dx, e पावर ln x। ठीक, जिसने भी डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं किया हुआ है, इस क्वेश्चन को आप यहीं पे छोड़ दें, सिर्फ यहाँ तक आप समझ ले कि हमें क्या करना है। ठीक है, वंस वी कंप्लीट डिफरेंशियल इक्वेशन आप इसे बहुत ईजिली कर लेंगे। फाइन, लुक एट इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। नाउ y into the integrating factor is equal to integrating factor into q of x dx, डन। हमें इसे इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट क्रिएट होगा, उसका वैल्यू निकालने के लिए इस इनिशियल इन्फॉर्मेशन का यूज आएगा और वहीं से हमें फंक्शन का पता चलेगा। ठीक है, देखें इसका इंटीग्रेशन हम कैसे करते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ ए लीनियर एक्सप्रेशन है बेटा, सो विल टेक t to be square root of x + 1, so t square is equal to x + 1, 2t dt is dx। अब इस क्वेश्चन में x की जगह पे आ जाएगा t स्क्वायर - 1, dx की जगह पे 2t dt, एंड डिनोमिनेटर में वी हैव 2t, ये हो गया कैंसिल। सो इट इज t³ / 3 - t + c, ये y × x है। अब बचा t तो ओरिजिनल वेरिएबल नहीं है ना, तो आप उसे रिप्लेस कर दें, जो कि स्क्वायर रूट ऑफ x + 1 है। सो स्क्वायर रूट ऑफ x + 1 पावर 3/3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x + 1 + c। तो सबसे पहले फंक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए, जो कि y है, उसे आइडेंटिफाई करने के लिए हमें c की तो ज़रूरत है। उसके लिए वी आर गोइंग टू यूज़ f of 3 = 2, जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास ऑलरेडी है। तो बचा x की जगह पे 3 पुट करते हैं और y की जगह पे 2, सो वी विल गेट द लेफ्ट हैंड साइड टू बी 6 इज इक्वल टू, अब राइट हैंड साइड को देखिए, 3 + 1 का स्क्वायर रूट 2, 2³ 8, एंड हियर +c। अब ओवर आप यहाँ से c फाइंड कर लें, c को यहाँ पे पुट कर दें, फंक्शन है आपके पास और आपको f of 8 फाइंड करना है, उसको 12 टाइम्स करना है, कर लेंगे। नेक्स्ट बेटा, इस क्वेश्चन में बच्चे फंक्शनल इक्वेशन ये है, f dash x है, f of x है, इंटीग्रेशन में f है, लेकिन लिमिट्स कांस्टेंट है। तो जब लिमिट्स कांस्टेंट है तो ये कोई ना कोई कांस्टेंट ही है हमारे लिए, राइट। तो इमीडिएटली आप f को y कंसिडर कर लें तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन क्लियरली पता चल जाएगा। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म का है, dy के तरफ y वाले टर्म्स एंड दूसरी तरफ dx हमने अरेंज कर दिया, एंड इंटीग्रेशन log mod y + a is equal to x + c, so y + a mod is equal to e पावर x + c, जिसे हम e पावर x × e पावर c भी लिख सकते हैं। सो y + a is equal to ± e पावर c × e पावर x। ठीक, e पावर c कोई ना कोई आर्बिट्री वैल्यू है, प्लस माइनस साइन भी लगा दें तो कोई ना कोई आर्बिट्री वैल्यू ही क्रिएट करेगा। सो लेट अस कंसिडर दिस टू बी k टाइम्स ऑफ e पावर x। ठीक, सो y फॉर अस इज -a प्लस k × e पावर x। अब हमारे पास 2 अननोन है यहाँ पे जिनके वैल्यूज़ को हमें सॉल्व करना होगा, दे आर k एंड a, तब हमारे पास ये फंक्शन नोन होगा और उसके बाद हम इस वैल्यू को कैलकुलेट कर पाएंगे।
ठीक है, तो अब देख लेते हैं हमें ज़रूरत किस चीज़ की है ये फाइंड करने के लिए। तो बच्चा y ऑफ ln2 हमें चाहिए, तो माइनस ए प्लस के ई पावर ln2 जो कि है 2, सो 2k माइनस ए की हमें ज़रूरत है, दैट्स इट। ठीक, अब देखते हैं इसका वैल्यू हम फाइंड कैसे करेंगे, क्या हमें एज इट इज़ 2k माइनस ए का वैल्यू मिल सकता है या k एंड a को हमें इंडिविजुअली सॉल्व करके इस वैल्यू को कैलकुलेट करना होगा। तो उसके लिए वापस आप क्वेश्चन में आ जाएं। सबसे पहले तो a जो हमने कंसीडर किया है वो f को इन्वॉल्व करता हुआ ही है और f इज दिस, सो k e पावर x माइनस ए f ऑफ x dx 0 to 1। इससे पहले इंटीग्रेट कर लेते हैं, k e पावर x लिमिट अप्लाई किया, सो e माइनस 1 एंड माइनस a, दिस इज a, सो 2a इज k टाइम्स ऑफ e माइनस 1। दो अननोन है हमारे पास, एक इक्वेशन हमें मिल चुका। सेकेंड इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन ने ये दिया है तो यहीं पे आ जाता है, f ऑफ 0 इज 1, सो 1 माइनस a प्लस k। ठीक, तो दो अननोन दो इक्वेशन है, हम दोनों की वैल्यूज को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जो हमें कैलकुलेट करना है बच्चा, यहाँ पे देखें a इज k माइनस 1, तो अगर हम उसे एक अननोन में कन्वर्ट कर देते तो बस हमें एक ही अननोन को सॉल्व करना होगा, सो 2k माइनस k प्लस 1। तो अगर हमें k प्लस 1 का वैल्यू मिल जाता है देन इनफ। ठीक है, तो इन दोनों के हेल्प से हम a को एलिमिनेट कर देते हैं। तो a इज k माइनस 1 हमने यहाँ पे सब्सटीट्यूट किया, सो वी गेट 2k माइनस 2 इज इक्वल टू k टाइम्स, सो इसे हम इधर शिफ्ट कर देते हैं, k आ गया कॉमन, ये इधर शिफ्ट हो गया, सो वी गेट 2 माइनस e प्लस 1, सो 3 माइनस e इज इक्वल टू 2, वैल्यू ऑफ k इज 2/3 माइनस e। तो बच्चा हमारा आंसर आ जाएगा 2/3 माइनस e प्लस 1 विच कम्स आउट टू बी 5 माइनस e अपॉन 3 माइनस e। सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट देखें। अब इस क्वेश्चन को ध्यान देना, इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू t हो रहा है लेकिन थीटा का भी प्रेजेंस है, तो फंक्शन ऑफ थीटा यहाँ से भी क्रिएट होगा और यहाँ पे भी है। ठीक, तो थोड़ा सा इसे डिटेल में इस तरह से समझें, एफ ऑफ थीटा इज साइन थीटा, इसे अगर मैं दो इंटीग्रल में बांट दूँ तो साइन थीटा एक कांस्टेंट होगा, तो साइन थीटा इंटीग्रेशन प्रोसेस में तो पार्टिसिपेट नहीं करेगा, एंड देन वी हैव एफ ऑफ टी डी टी, एंड हियर cos theta will move out, will be left with t f of t dt minus pi by 2 to pi by 2, करेक्ट। तो ये कोई कांस्टेंट आएगा, ये कोई कांस्टेंट आएगा, राइट। तो साइन थीटा इंटू ए कांस्टेंट टाइम ऑफ साइन थीटा, सो कैन आई से ये जो फंक्शन क्रिएट होगा दैट विल बी ऑफ द काइंड ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, परफेक्ट। तो जैसे ही आप फंक्शन के टाइप को आइडेंटिफाई करते हैं, यहाँ पे ये कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन में आपको फंक्शन का नेचर आइडेंटिफाई करना है कि उसमें किस किस तरह के टर्म्स होंगे, कौन एडिशन सब्ट्रैक्शन, मतलब किस तरह से उसका प्रेजेंस होगा। एंड वंस यू हैव आइडेंटिफाइड द फंक्शन, अब हम इस फंक्शनल इक्वेशन में उस फंक्शन को पुट करते हुए दोनों तरफ इक्वेट करेंगे, वहाँ से हमें ए एंड बी जो अननोन है उनके वैल्यूज मिल जाएंगे। क्लियरली करके देखते हैं इसे, एफ ऑफ थीटा इज ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा टाइप। ठीक, तो लेफ्ट हैंड साइड तो बच्चा ये है, राइट हैंड साइड में आते हैं विच इज साइन थीटा प्लस ये, और इसे हमने अभी अभी लिखा था कि साइन थीटा बाहर मूव हो जाएगा क्योंकि वो इंटीग्रेशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा, एफ ऑफ टी डी टी, और एफ ऑफ टी इज ए साइन टी प्लस बी कॉस टी डी टी, राइट। एंड द सेकेंड पार्ट ऑफ इट इज कॉस थीटा टी, एफ ऑफ टी की जगह पे ए साइन टी प्लस बी कॉस टी। या माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 लिमिट है, वैसे तो हमें इंटीग्रेट भी करना आता है लेकिन जहाँ कहीं भी हम अपना टाइम सेव कर सकते हैं, व्हाई नॉट। ये ऑड फंक्शन है तो इंटीग्रल 0 आ जाएगा। ये इवन फंक्शन है, सो कैन वी राइट इट एज 2 टाइम्स, और b को हमने बाहर मूव कर दिया, 0 टू पाई बाई 2 कॉस टी डी टी, वैसे ही हमें वैल्यू याद है दैट इज 1, तो ये आ गया 2b साइन थीटा। इस पार्ट पे आ जाते हैं, माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 लिमिट है, फिर से ये ऑड है तो इवन के साथ मिलके ऑड फंक्शन क्रिएट करेगा, मतलब इसका वैल्यू आ जाएगा 0, और ये एक इवन फंक्शन है तो कैन वी राइट दिस टू बी 2 कॉस थीटा 0 टू पाई बाई 2, सो 0 से पाई बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ ए को भी हम बाहर मूव कर देते हैं, टी साइन टी डी टी, और ये बाई पार्ट्स साइन टी डिफ्रेंशिएट किया, इंटीग्रेट किया, डिफ्रेंशिएट किया, इंटीग्रेट किया,
दिस इज प्लस माइनस प्लस, तो इसका इंटीग्रल आ जाता है माइनस टी कॉस टी एंड साइन टी, लिमिट 0 to π/2, 0 to π/2, π/2 के लिए 0, 0 के लिए भी ये 0, और ये आता है 1, तो ये वैल्यू है हमारे लिए 1, तो यहाँ पे रह गया 2a cos थीटा। तो ओवरऑल जैसे ही हमने इस इक्वेशन में पुट किया, ऑल व्हाट वी एंडेड अप गेटिंग इज a sin थीटा प्लस b cos थीटा इज इक्वल टू sin थीटा प्लस 2b sin थीटा प्लस 2a cos थीटा। फाइन, अब दोनों तरफ sin थीटा एंड cos थीटा के रेस्पेक्टिव कोएफिशिएंट्स को इक्वेट करते हैं, a एंड b के वैल्यूज हमें यहाँ से मिल जाएंगे। देखें sin थीटा का कोएफिशिएंट इधर a है और इस तरफ है 1 प्लस 2b, दो अननोन में पहला इक्वेशन, एंड cos का कोएफिशिएंट इधर है b और इस तरफ है 2a। ठीक, b की जगह पे 2a हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, सो वी गेट 4a प्लस 1 इज इक्वल टू a, 3a इज इक्वल टू -1, a इज -1/3 एंड b इज -2/3। तो बच्चे जैसे हमारे पास a एंड b के वैल्यूज आ गए तो फंक्शन इज नोन फॉर अस, राइट, ये है ना वो फंक्शन। तो जो हमें इंटीग्रेट करना है f of x dx माइनस π/2 to π/2 इज दैट -1/3 sin x dx minus π/2 to π/2 and -2/3 cos x dx minus π/2 to π/2। ये तो हो गया 0, ऑड फंक्शन है, ये इवन फंक्शन है तो 2 टाइम्स ऑफ 0 to π/2 आप कह सकते हैं, cos x dx 0 to π/2 में 1 वैल्यू देता है, तो ये ऐसे ही आंसर हो गया। ठीक है बेटा, नेक्स्ट वेरी स्पेशल हैंडलिंग, ध्यान देना, इससे आप इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे, जितना कुछ आपने पढ़ा हुआ है उसके बेस पे आप नहीं कर पाएंगे, तो इमीडिएट अटेंशन देना। कोई हमारे पास यहाँ पे एक्स्ट्रा अननोन कांस्टेंट का प्रेजेंस है ए, ठीक, तो क्या हम ये कह सकते हैं क्योंकि इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स परफॉर्म हो रहा है, लिमिट कांस्टेंट्स है, तो ये जो कुछ भी क्रिएट होगा वो फंक्शन ऑफ ए होगा, क्योंकि ए तो इंटीग्रेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। तो अगर मैं इसे इंटीग्रल एज ए फंक्शन ऑफ ए कंसीडर करूं, नथिंग रॉन्ग इन इट। अब क्योंकि हम इसे इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे हैं, तो अगर हम इसे विथ रिस्पेक्ट टू ए डिफरेंशिएट करें, इस तरफ दोनों वेरिएबल का प्रेजेंस है, ए के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है, एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, दोनों का टारगेट एरिया डिफरेंट है, तो दोनों प्रोसेसेस इंडिपेंडेंट है, उस केस में हम किसे पहले परफॉर्म करते हैं, इट डज नॉट अफेक्ट द आंसर। अब क्योंकि पहले हम इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे हैं तो हम पहले डिफरेंशिएट करेंगे। आई एम राइटिंग पार्शियल डिफरेंशिएशन बिकॉज वी आर टारगेटिंग ओनली ए। ठीक, जो आ जाएगा उसे हम इंटीग्रेट करेंगे। अब बच्चा इसका डेरिवेटिव क्या आएगा विथ रेस्पेक्ट टू ए, सो ए के रेस्पेक्ट में हो रहा है, एक्स इज ए कांस्टेंट, ठीक है, डिफरेंशिएशन प्रोसेस के लिए। सो इज इट ऑफ द काइंड ए पावर एक्स, ठीक, सो एक्स पावर ए ln x, ये आ गया इसका डेरिवेटिव। अब ये बहुत इजीली इंटीग्रेट हो सकता है एंड लिमिट है 0 to 1, so this is 1/a+1। now look at, हमने कहा di/dA 1/a+1 है, हमें तो i चाहिए, तो इसे अब हमें इंटीग्रेट करना होगा। सो वेरिएबल्स को हमने सेपरेट किया एंड इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू log mod a+1, a ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो a+1 ग्रेटर देन 0 ही होगा, सो विल डायरेक्टली राइट इट टू बी a+1, फाइन, प्लस ए इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब ऐसे डेफिनेट इंटीग्रल है ना, वो कभी भी इनडेफिनेट वैल्यू तो नहीं आ सकता, तो अब हमें c को सॉल्व करना होगा। तो c को अब हम सॉल्व किस तरह से करेंगे, उसके लिए वी रिक्वायर सम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। तो आप वापस अपने क्वेश्चन में आ जाएं और ये जो a हमें गिवन है उस इंटरवल में से कोई ऐसा a सोचिए आप जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप इसका आंसर निकाल पाएँ। तो हमें पता है a इक्वल टू 0 अगर हम लेंगे तो ये 1 आ जाएगा, 1 - 1 इज 0, तो ये इंटीग्रल ही 0 आ जाएगा। सो a इज 0 देन i 0 इज, इस इंफॉर्मेशन को यहाँ पे यूज में लेते हैं, सो 0 ln 1 दैट इज 0, तो हमें c का वैल्यू मिल जाता है टू बी, सो इंटीग्रल इज log a+1, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट, तो ऐसे अगर हमें कभी भी कोई इंटीग्रेशन मिलता है जिससे हमें हैंडल करना नहीं आता, इमीडिएटली देखो क्या उसमें कोई अननोन कांस्टेंट है, देन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू दैट एंड देन इंटीग्रेट, बहुत इजीली ये हैंडल हो जाएगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखें, लिमिट ऑफ एन इनफाइनाइट सम अभी हम कर रहे हैं। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस लिमिट ऑफ एन इनफाइनाइट प्रोडक्ट।
ठीक है। हैंडलिंग प्रोसेस बता रही हूँ, ज़्यादा कोई हमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट अंडरस्टैंड। ये समेशन को रिप्रेजेंट करता है, ये भी समेशन को रिप्रेजेंट करता है। ये कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल के लिए है, ये डिस्क्रीट वेरिएबल के लिए है। जैसे r 1 to 10 है तो r is 1, देन r is 2, देन r is 3, लाइक दैट। लेकिन अगर यहाँ 1 से 10 है, 1 से लेकर 10 तक के सारे वैल्यू, सारे रियल नंबर्स कवर होते हैं, वो फ़र्क है ना। तो जो कोई भी क्वेश्चन आपको गिवन है, आप उसे सबसे पहले सिग्मा में लिख लेंगे। तो क्या है यहाँ पे n प्लस आर, आर के लिए लिमिट क्या होगा, तो सबसे पहला टर्म में r का वैल्यू 1 है, लास्ट वाले टर्म में तो n प्लस आर इज इक्वल टू 3n, सो r इज 2n। ठीक है, अब इसमें n टेंस टू इन्फिनिटी का प्रेजेंस है, तो अब आप इमीडिएटली सिर्फ इतना सा काम करेंगे कि x फॉर अस इज r बाई n, मतलब आपको क्वेश्चन में जहाँ कहीं भी r का प्रेजेंस दिख रहा है आप उसे nx से रिप्लेस कर दें, एंड dx, बिगर इंटीग्रेशन तो हो नहीं सकता, तो dx विल बी 1 बाई n। तो अगर ये क्वेश्चन डेफिनेट इंटीग्रेशन में कन्वर्ट होने लायक है, क्योंकि हर एक सीरीज को आप डेफिनेट इंटीग्रल में कन्वर्ट नहीं कर सकते, वही कन्वर्ट हो पाएंगे जिसमें फंक्शन ऑफ x के साथ एक 1 बाई n का प्रेजेंस क्रिएट हो, तभी हम उसे dx ले सकते हैं, और dx के बिगर तो इंटीग्रेशन हो नहीं सकता। पहले इसमें अप्लाई करके देखते हैं, r की जगह पे nx, सो n प्लस nx, अभी n का प्रेजेंस है और dx हमारे पास नहीं है, तो अभी आप इंटीग्रेशन सिंबल को इंट्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, सिर्फ इस टर्म को आप लिख रहे हैं। अब 1 बाई n आ गया कॉमन, और 1 बाई n हमारे लिए है dx, तो अब हम इंटीग्रेशन सिंबल को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे कि हमारा ये क्वेश्चन ये बन गया। अब लिमिट फॉर x, तो r इज 1 एंड x फॉर अस इज r बाई n, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ r आप ले, सो 1 बाई n, n इज अप्रोचिंग इन्फिनिटी, सो इट इज 0, हाइएस्ट वैल्यू ले 2n, 2n बाई n, इट इज 2, खत्म। दिस इज लॉग मॉड 1 प्लस x, लिमिट जब हम अप्लाई करेंगे, सो दिस इज 0, आंसर इज ln3। ठीक, यही सिंपल सा प्रोसेस अब हम डायरेक्टली यूज में लेते हैं। इसका जनरल टर्म क्या है बेटा, 3 बाई n समेशन। अगर फर्स्ट टर्म से क्लैरिटी नहीं आ रही है, क्योंकि उसमें कहीं n का प्रेजेंस नहीं है, हमें r का भी नहीं पता चल पा रहा है, तो आप सेकंड थर्ड वहाँ से एनालाइज करें। 2 2 2 2 हर एक के पास है, एंड देन 1 बाई n, 2 बाई n, 3 बाई n, लाइक दैट। तो क्लियर है, 2 प्लस r बाई n। अब देख लेते हैं r का प्रेजेंस किस वैल्यू के साथ स्टार्ट हुआ है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, डेफिनेटली यहाँ पे r का वैल्यू 0 ही रहा होगा, फिर भी चेक कर लो, r है 0, 2 स्क्वायर 4, बिल्कुल सही। तो r इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0 गोइंग अप टू, तो उसके लिए इस जनरल टर्म को आप लास्ट टर्म के साथ इक्वेट कर दें। सो 2 प्लस r बाई n का स्क्वायर इज दिस, सो वी गेट n माइनस 1 बाई n इज r बाई n, r इज n माइनस 1, n इज अप्रोचिंग इन्फिनिटी। ठीक, सो r बाई n आज इट इज दिख रहा है जिसे हम x कंसिडर करते हैं, तो 2 प्लस एक्स होल स्क्वेयर, 1 बाई n का प्रेजेंस है, यहाँ सिग्मा में वेरिएबल r है, r के अलावा बाकी सब कुछ बाहर मूव हो सकता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि 1 बाई n का प्रेजेंस सिग्मा के बाहर है या अंदर है। ओके, सो dx 3 टाइम्स लिमिट्स, r का वैल्यू 0 है, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x r बाई n है ना, तो 0 बाई n, दैट इज 0, देन n माइनस 1 बाई n, n इज अप्रोचिंग इन्फिनिटी, इन्फिनिटी के सामने फाइनाइट वैल्यू का एग्जिस्टेंस होता ही नहीं है, n बाई n, दैट इज, इंटीग्रेट कर लें। ठीक है, नेक्स्ट देखें, एग्जैक्टली उसी तरह से बेटा समेशन, जनरल टर्म क्या है, n स्क्वेयर प्लस, यहाँ 1 है, यहाँ 4 है, तो r स्क्वेयर है, एंड देन n प्लस r, फाइन। अब r का वैल्यू बिगिन हुआ है 1 से, लेकिन लास्ट वाले टर्म में हमें नहीं पता चल पा रहा है, तो एक काम करते हैं, 4n इज इक्वल टू, 4n नहीं 1 बाई 4n ही लेते हैं, इज इक्वल टू n स्क्वेयर प्लस r स्क्वेयर, n प्लस r। तो ऐसे क्रॉस करके r को सॉल्व करने की कोशिश मत करना, थोड़ा एनालिसिस से करना। यहाँ n स्क्वेयर का प्रेजेंस है, तो एक काम करते हैं, n स्क्वेयर n क्यूब। अब डिनोमिनेटर को कंपेयर करें, बच्चा ये सेकेंड डिग्री है, ये फर्स्ट डिग्री है, तो एक काम करो, n स्क्वेयर एंड n के फॉर्म में लिख लो। यहाँ 4 का प्रेजेंस है, और यहाँ 2 टर्म है, यहाँ 2 टर्म है, तो क्लियर हो जाता है, समथिंग लाइक दिस। अब अगर आप इसे कंपेयर करें तो 2n इज n प्लस r, सो r इज n, तो ये हाईएस्ट जो पॉसिबिलिटी ऑफ r है, दैट इज n। अब हम इसे कन्वर्ट कर देते हैं इन टर्म्स ऑफ x, और उसके लिए हमें क्लियर है कि x इज r बाई n, तो अगर डायरेक्टली r बाई n का प्रेजेंस नहीं है तो ज़्यादा कोई मेहनत पे नहीं जाना है, आपको r की जगह पे nx पुट कर देना है, दैट्स इट। सो what we get is n square
अपॉन n स्क्वेयर प्लस n स्क्वेयर x स्क्वेयर एंड n प्लस nx समेशन, यहाँ n स्क्वेयर कॉमन आ जाएगा, यहाँ से n कॉमन आ जाएगा, जो n स्क्वेयर यहाँ से कॉमन आएगा वो न्यूमरेटर वाले n स्क्वेयर को कैंसिल कर देगा, सो विल बी लेफ्ट विथ 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर और यहाँ रहेगा 1 प्लस एक्स, एक 1/n क्रिएट हो रहा है, सो राइट। तो अब हम इसे इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि dx हमें मिल चुका। अब लिमिट r/n के लिए, सो 1/n, n टेंड्स टू इन्फिनिटी टू 0, n/n दैट इज 1। अब बस ये सिंपल सा इंटीग्रेशन है जिसे आप इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन से कर सकते हैं, या तो आप x इज इक्वल टू tan t के सब्सटीट्यूशन से भी इसे कर सकते हैं। स्टैंडर्ड टाइप है, हमने ये सब डिस्कस किया हुआ है, तो इंटीग्रेशन आप खुद ही कंप्लीट कर लेंगे। ठीक, नेक्स्ट देखें, फ्यू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इनफाइनाइट प्रोडक्ट। आपको सिर्फ इतना सा करना है, n फैक्टोरियल है, 1 इंटू 2 इंटू 3 सो ऑन अप टू n है, डिनोमिनेटर में n पावर n है, हर एक को एक जैसे बिल्कुल सिमेट्रिकल सा दिखना चाहिए। ठीक है बेटा, अब हमें इनफाइनाइट सम को हैंडल करना आता है एंड लॉग हैज़ दैट ब्यूटी टू कन्वर्ट प्रोडक्ट इनटू समेशन। तो इमीडिएटली लॉग लिया हमने, तो इस तरफ जब लॉग लेंगे तो 1/n प्रोडक्ट में बाहर शिफ्ट हो जाएगा। मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल देन राइट दैट स्टेप एंड डू इट, ln 1/n 2/n एंड सो ऑन। अब ये ट्रांसफॉर्म हो जाता है इनटू समेशन ln 1/n ln 2/n एंड सो ऑन, राइट। अब आगे की हैंडलिंग हमें क्लियर है, विल राइट इन टर्म्स ऑफ सिग्मा ln r/n, r इज वेरिंग फ्रॉम 1 to n एंड n इज अप्रोचिंग इन्फिनिटी। ठीक, तो इंटीग्रल में जब हम इसे कन्वर्ट करेंगे तो r/n को हम x एंड 1/n को dx ट्रीट करेंगे और लिमिट होगा 1/n, n टेंड्स टू इन्फिनिटी, अपर लिमिट विल बी n/n एंड दैट इज 1। और बचा ln x dx 0 to 1, तो मैंने आपको याद रखने के लिए कहा है दिस इज -1। तो ये जो वैल्यू है ये हमारे क्वेश्चन का आंसर नहीं है, ये है ln y का वैल्यू, तो y विल बी व्हाट, e पावर -1। ठीक है, नेक्स्ट देखें 2n which is 2n factorial n factorial n factorial whole power 1/n। सबसे पहले इसे हमें उस फॉर्म में प्रेजेंट करना है जैसे r मतलब कुछ है वेरी कर रहा है 1 2 3 4 लाइक दैट, नीचे n का प्रेजेंस, तो उस फॉर्म में प्रेजेंट करने के लिए 1 से लेके 2n तक के नंबर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाइड है, तो 1 से n तक के नंबर को हम कैंसिल आउट कर देते हैं, तो न्यूमरेटर में n + 1 n + 2 n + 3 सो ऑन अप टू 2n रह जाएगा, और ये n फैक्टोरियल है यहाँ पे, तो वी आर गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट 1 2 3 सो ऑन अप टू n। परफेक्ट, इस पूरे का पावर है 1/n। नाउ लुक एट, विल कंसीडर दिस टू बी y, सो ln y विल बी 1/n log, डायरेक्टली समेशन में लिखते जाते हैं, n + 1/1 log n + 2/2 एंड सो ऑन गोइंग अप टू ln n + n/n। इस तरह से लिख सकते हैं, फाइन। अब सिग्मा में आप बता दें, व्हाट डू वी गेट, समेशन log n + r/r, r is varying from 1 going up to n and n is approaching infinity। सब कुछ खत्म, अब बस लास्ट स्टेप बचा, r/n is x, मतलब r की जगह पे हमें nx पुट करना है, तो करके देखते हैं, ये हमें क्या देता है, nx अपॉन nx, n न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा एंड यू आर लेफ्ट विद दिस। सो नाउ द क्वेश्चन इज log 1 + x/x dx, 1/n है ना, dx लिमिट्स r/n, सो इट इज 0 to 1। अब ये इंटीग्रेशन आप खुद कर सकते हैं, इंटीग्रेशन बाई पार्ट से, अगर आप आज इट इज बाई पार्ट अप्लाई करना चाहे वो कर सकते हैं, और लॉग में हम हमेशा प्रीफर करते हैं कि उसे हम इस तरह से log m - log n लिखते हुए इंटीग्रेट कर लें, बट बाई पार्ट्स जो आप खुद कंप्लीट कर पाएंगे, राइट। और ध्यान देना, ये जो आंसर आएगा ना, ये log y के लिए होगा, सो y निकालने के लिए e पावर दिस, फाइन। नेक्स्ट बेटा,